हमने जो पोटेंशियल वर्ड को कनेक्ट किया था, हमने कहां से कनेक्ट किया था? वर्क से किया था। हमने क्या बोला था कि भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज क्या पोटेंशियल रखता है वर्क करने का, मतलब एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में डिस्प्लेस कर देने का। ठीक है। और इसको जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया था? हमने ये बोला था कि हम लोग यूनिट चार्ज के केस में हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे, राइट। और हमने अपना पोटेंशियल क्या डिफाइन कर दिया था कि पोटेंशियल विल बी क्यू बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट आर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अगर मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिल रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे। ठीक है, ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? आपका पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा कि आपका पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, ये कहानी सबको क्लियर है, याद है? जरा हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों को ये कहानी याद है। हमने पोटेंशियल की जो बात करी थी लास्ट टाइम, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था इसको। मयंक, तुझे याद नहीं है? हैंड रेज नहीं हो रहा था। अच्छा, हैंड रेस नहीं हो रहा था, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा, कहानी हो गई। ठीक है, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं। ठीक है, मान लो एक चीज देखो, मान लो अगर ये बोले हम कि यार मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना इस बात को जरा ध्यान से, ठीक है, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, कुछ भी है, कैसा भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, सपोज करो। ठीक है, और मैं यहाँ पे, मेरा कोई चार्ज है Q, इसको मेरे को ये पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक लेकर के जाना। ठीक है, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक लेकर के जाना है इस Q को। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? -Q 1 to 2 E.dl, यही होगा क्या? यही तो हमने पढ़ा था ना कि पोटेंशियल क्या होता है भाई? -E.dl। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं ये भी बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से 2 E.dl। अगर ये वर्क डन जो है 1 से 2 का, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 से 2 तक E.dl, राइट। 1 से 2 तक E.dl। तो ये चीज क्या है, कोई बता सकता है क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, क्या देगा मुझे ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तब होता है, देखो समझो बात को, पोटेंशियल वर्ड का इस्तेमाल हम तब करेंगे, आप समझो। अब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल वर्ड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब मेरे पास में इंफिनिटी से लेकर के मैं किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूं। यहां पे इंफिनिटी वाली बात नहीं, यहां पे दोनों पॉइंट मेरे फिक्स हैं 1 और 2 के। बिटवीन 1 से 2 मैंने पॉइंट फिक्स रखा हुआ है और ये दोनों पॉइंट मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। आ रही बात समझ में?
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये मेरा जो पॉइंट नंबर 1 होगा इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा V1, और पॉइंट नंबर 2 जो होगा इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा V2, बोल सकता हूं क्या? यस। तो इसका मतलब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज मुझे क्या दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो आर यू क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा डिफरेंस? V2 माइनस V1 देगा ये। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? What is the main differentiator between potential and potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस में जो दोनों ही पॉइंट होंगे वो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। एंड व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल से हमारा मतलब होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से हम किसी चार्ज को एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आता तो उसका कुछ पोटेंशियल होता, इंफिनिटी से यहां तक लेके आता तो उसका कुछ पोटेंशियल होता। यानी कि इन दोनों पॉइंट का अपना कुछ इंडिविजुअल पोटेंशियल है। यानी क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस बात को जरा ध्यान से समझना, मैथमेटिकली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो, इसको नोट करते जाना पहले। ठीक है, कभी भी आपको ये डेफिनेशन लिखने आए, ऐसे डेफिनेशन वैसे अब आते नहीं है लेकिन फिर भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो भैया हमने दो पॉइंट को रख दिया। ठीक है, दो पॉइंट को हमने किसी एक कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज समझो, इसको नोट कर लिया सबने? सबको ये बात समझ में आई क्या जो मैंने बोला? हाथ पांव यस। उठा के बताओ जरा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा यार ये ना क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ होंगी। मैं कहीं पे भी दो पॉइंट ले लूं, मान लो ये दो पॉइंट लूं, कहीं पे भी इस पूरे इसके इनफाइनाइट स्पेस के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस इनफाइनाइट स्पेस में मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट डिफाइन करूं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि हर पॉइंट का अपना एक स्पेसिफिक पोटेंशियल होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं? अब थोड़ा सा और डिटेल में घुसो इसके, ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि मेरा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल वर्ड, ये पॉइंट फंक्शन है। ये चीज मैं क्लास 11 से चीख चीख के समझाता आ रहा हूं क्या, कि एनर्जी सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। एनर्जी को बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं होता। वैसे पोटेंशियल भी मेरा पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पाथ फंक्शन। राइट, चाहो तो ये पॉइंट को लिख लो, ये सब पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पाथ फंक्शन है, पोटेंशियल जो है मेरा पॉइंट फंक्शन है। तो किसी भी दो पोटेंशियल के बीच में, सपोज करो मैंने इसे बोल दिया कि यार ए है, इसका पोटेंशियल वी ए हो गया, इसका वी बी हो गया। तो इनके बीच में अगर मैंने किसी चार्ज को मूव करवाया, कहां से कहां, ए से बी तक, मैंने किसी चार्ज Q को A से B तक मूव करवाया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q टाइम्स VB माइनस VA। क्लियर है क्या? सर दोनों पॉइंट पे वर्क डन अलग अलग होगा ना? अरे दोनों पॉइंट पे क्यों वर्क डन होगा? दोनों पॉइंट के मतलब बीच एक में अगर पॉइंट हम पे। मूव करवा रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट में इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, इसका एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, राइट? तो हमने क्या डिफाइन किया कि यार मेरा जो पोटेंशियल है, ठीक है, मेरा जो पोटेंशियल है हर पॉइंट का डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग होगा। भाई यहाँ पे मान लो डिस्टेंस r1 है, यहाँ पे डिस्टेंस r2 है, ठीक है। तो भाई मेरा वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, q बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट r1। वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, q बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट r2। यही तो होगी। यही तो होगी। तो दोनों पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल, अगर इनके बीच में मैं किसी चार्ज को मूव कर रहा हूं, इसको बीच में मैं किसी चार्ज को मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, R1 मतलब W जो वर्क डन होगा कितना करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो यार, अगर मान ये जो वर्क डन है, अब ये जो वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, ये वर्क डन मेरा एक्सटर्नल है, ठीक है, ये वर्क डन मेरा एक्सटर्नल है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ये वर्क डन मेरा एक्सटर्नल है। अब अगर मान लो वी ए इज इक्वल टू वी बी हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो गया जीरो, वर्क डन हो गया जीरो। तो ए एंड बी विल बी known as equipotential points, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे से। अभी मैंने इसको पॉइंट बोला, एक्चुअली ये पॉइंट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मैं समझा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार मेरा कोई, इसको पहले नोट कर लो यहां तक एक बार, कर लिया नोट? यस। अब देखो एक चीज, अब ना अब सुनना बड़े ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आता है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है, अभी भी आता है थ्योरेटिकल का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस?
ठीक है, और इसके ऊपर जेई लेवल पे बहुत क्वेश्चन भी बन करके आते हैं, जेई और नीट लेवल पे। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले मतलब देखते हैं। तो मान लो मेरा प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने जा रहा हूं ना, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। बहुत सारे अभी ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले। मैंने कोई डिस्टेंस आर लिया, मैंने कोई डिस्टेंस आर लिया, तो यहां से हर आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी क्या? यस सर। अगर मैं ये सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है, वो सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम है, कब? एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने पहले से पढ़ा हुआ है। और अगर आर डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल प्लॉट करता हूं, सारे पोटेंशियल को क्या करता हूं मैं? मिला लेता हूं, ठीक है, उसका लोकस तैयार करता हूं, ठीक है, राइट। तो जो मुझे शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्फीयर मिलेगा, है ना? ये सबको इमेजिन हो रहा है क्या? है ना? अब इसका मतलब इस स्फीयर में, इस स्फीयर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए सबका पोटेंशियल सेम है ना भाई? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है, मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो। जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या हो गई? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या हो गई? द सरफेस at which work done is zero for moving a charge from one point to another. Is this clear? समझ में आ रहा है ये? बोलो। यस सर। अब मेरा मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1। मैंने एक दूसरा सरफेस बनाया, कंसेंट्रिक स्फीयर। ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2 है, इसमें V1 है, इसमें V2 है, ठीक है। V1 की वैल्यू ज्यादा होगी कि V2 की वैल्यू ज्यादा होगी? V1। V1 की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? V1 विल बी ग्रेटर देन V2, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है, देखो भाई, जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे V क्या होगा आपका? कम होता जाएगा, ठीक है। आप और ऊपर जाओगे, ठीक है, सपोज करो ये V3 है, तो V3 और कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? सर एक बार फिर से समझा दो। भाई मेरे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है कि मेरे चार्ज Q से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ये सर्कल नंबर 1 बनाया, मैंने ये सर्कल नंबर 2 बनाया, तो 1 का पोटेंशियल कितना हो गया? V1। 2 का पोटेंशियल कितना हो गया? V2। अब V1 का जो ये सर्कल दिख रहा है, जो स्फेरिकल स्फीयर बनेगा, ये थोड़ा इमेजिन करोगे तो ये स्फीयर होगा, तो ये आपका क्या होगा?
इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मतलब इस पूरे स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ले लो, आपको पोटेंशियल सेम मिलना है, राइट। अब आपका मैंने थोड़ा सा बड़े रेडियस का एक दूसरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया जिसका पोटेंशियल लेटस से V2 है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, V1 की ज्यादा होगी, V2 की ज्यादा होगी? V1 की। V1 की ज्यादा होगी। वही लिखा हमने कि V1 की वैल्यू V2 से ग्रेटर होगी, V2 की वैल्यू V3 से ग्रेटर होगी, ठीक है। V1 की वैल्यू V2 से ग्रेटर होगी, V2 की वैल्यू V3 से ग्रेटर होगी। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। हमने बेटे क्या बोला था, वर्क डन या V की या वर्क डन की ले लेते हैं। वर्क डन हमने क्या बोला था, माइनस E.dl, ठीक है, यही तो बोला था हमने, 1 से 2 के बीच में। समझ रहे हो बात को? या मान लो मैंने इसको ले लिया कि ये पॉइंट यार मेरा A है, ये पॉइंट B है, तो A से B के बीच का वर्क डन कितना होगा? मैंने A की सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट लिया, A और B, तो A से B के बीच का वर्क डन कितना होगा? किसी चार्ज को 0। A से B मूव करो, 0 होगा, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नो सर। क्या DL 0 है? व्हाट इज नो अ DL? DL ये वेक्टर हो जाएगा ना, ये जो आर्क वाला वेक्टर होगा अलोंग द लेंथ। DL मतलब क्या, अलोंग द लेंथ। तो क्या DL 0 है? नो सर। तो तीसरी कौन सी कंडीशन बची? E and DL are perpendicular to each other, यही तो बचा ना कंडीशन। भाई मेरे को इसको 0 करना है, WA to B मेरा 0 है, तो मेरे को इस इंटीग्रेशन को 0 करना है। या तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जो है नहीं, या तो मेरा DL 0 हो जो है नहीं। तो तीसरी कंडीशन क्या बची, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट है ना cos 90 0, मतलब E एंड DL आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके लिखें तो हम ये लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस and electric field will be perpendicular to each other। ये बहुत मिलियन डॉलर पॉइंट है, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ इतने डिटेल में, इस पे क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं कंपटीशन में। नोट करते जाना इसको। सर हो कर गया? लिया। ओके। अब एक चीज और देखो, एक और चीज ध्यान से समझो, ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कंपटीशन के लिए ही बता रहा हूं, ठीक है। मेरा मैं ना एक एक लाइन खींच रहा हूं ना, ठीक है, ये मेरे इक्विपोटेंशियल की लाइन है। आप ये स्फीयर थी, लेकिन मैं अभी स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको ना एक नोट्स के फॉर्म में मिल जाए पक्का। तो ये मेरी इक्विपोटेंशियल की लाइन थी, ये मेरा V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आपसे 3 से 4 बार मेंस में और नीट में खाली आपको ग्राफ देख के बताने आया है कि ये चार ग्राफ, मतलब एक डायग्राम देख के बताने आया है कि कौन सा डायग्राम सही। हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी, ठीक है। पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, ई विल बी परपेंडिकुलर टू वी। कब, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। ई विल बी परपेंडिकुलर टू वी। सेकंड, पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। क्लियर है? सर इसमें नेगेटिव चार्ज के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी कर लो, वही चीजें आएंगी, ठीक है। नेगेटिव करोगे तो ये माइनस माइनस होता चला जाएगा, तो इंक्रीजिंग होता चला जाएगा। मैथ्स ओके लगाओ ना, स्केलर क्वांटिटी तो मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, हर जगह सेम मिलेगा। नेगेटिव लगाओगे तो माइनस माइनस मिलता जाएगा ये। है ना? तो अगर नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली अपोजिट आ जाएगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट $1,000,000 पॉइंट है, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। इसको आपको अच्छे से लिख के नोट करके रख लो, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अभी मैं सारे कराऊंगा, अभी मैं खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो, एक ना नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी 3-4 साल पहले की बात है। इस पी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये सेमी सर्कल है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ठीक है। क्यू से, क्यू चार्ज को पी से ए तक लेकर के जाने के लिए W1 वर्क करना पड़ता है। क्यू चार्ज को पी से बी तक ले जाने के लिए W2 वर्क करना पड़ता है। क्यू चार्ज को पी से सी तक ले जाने के लिए W3 वर्क करना पड़ता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज W1 विल बी ग्रेटर देन W2 विल बी ग्रेटर देन W3। ऑप्शन नंबर बी, W3 will be greater than W2 will be greater than W1. Option number C, W1 will be equal to W2 will be equal to W3. Option number D, none of the above. क्या होना चाहिए? सर ए से बी और बी से सी तो 0 होगा। पी से लेकर के आ रहे हैं, ये पॉइंट पी है। सर ऑप्शन सी होगा करेक्ट, क्योंकि एबीसी का पोटेंशियल तो सेम है। बिल्कुल, एबीसी का आपका पोटेंशियल सेम है ना। हमने क्या पढ़ा कि भैया वी ए, ध्यान से देखो, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। ये सेमी सर्कल है, लेट अस से कि इसका रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यार अगर मैं W1 देखूंगा तो W1 बोलता है P से A, मतलब स्मॉल q इंटू वी ए माइनस वी पी। W2 हो जाएगा स्मॉल q इंटू वी बी माइनस वी पी। W3 हो जाएगा आपका स्मॉल q इंटू वी सी माइनस वी पी। अब ये तो सेम है ना, वी ए वी बी वी सी।
P भी सेम है, Q भी सेम है, तो ये भी सेम होना चाहिए ना, W1 मस्ट इक्वल टू W2 मस्ट इक्वल टू W3। आ रही बात समझ में? सबको समझ में आया? जरा हैंड रेस करके बताओ, या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हमें पॉइंट्स का पोटेंशियल पे ध्यान देना। देखो देखने में ये दिखता है कि यार पी से ए थोड़ा पास है, पी से बी थोड़ा दूर है, पी से सी थोड़ा और ज्यादा दूर है, ये हमारी आंखों का धोखा है। लेकिन वर्क डन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल वाले पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और आप ना थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी है। थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचोगे तो यार मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना है और मेरे को ये इंटरनल चेंज मिलेगा, तो ये हमेशा पॉइंट फंक्शन होगा। जहां पोटेंशियल आ जाए एकदम क्लियर हो जाओ कि ये बॉस पॉइंट फंक्शन है, मेरे को सराउंडिंग देखने की जरूरत नहीं। प्राइमरी पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट पोजीशन, फाइनल पोजीशन, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही सबको पोटेंशियल की? सर ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर फॉर सपोज मैं एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं, तो ये स्फेयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होती है, तो उस चार्ज की मूवमेंट कैसे होगी? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यार मान लो मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्यू। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मिलेगा? चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मिलेंगे। ठीक है, बनाते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, और पोटेंशियल आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गई, और पोटेंशियल अंदर से बाहर की तरफ में डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप रेडियस में बढ़ाओगे ये डिक्रीजिंग होगा। राइट, अगर यही नेगेटिव चार्ज हो तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कुछ इस तरीके से होंगी, और पोटेंशियल जो होगा अंदर से बाहर की तरफ में इंक्रीजिंग मिलेगा। बनाते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ मेरे साथ साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, इसके बाद आपका अगर कंबाइंड चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका अपना पोटेंशियल बनेगा, इसका अपना पोटेंशियल बनेगा, थोड़े दूर के बाद में पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, राइट।
हो गया? Yes. ठीक है, इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसे सरफेसेस जिन पे हर दो पॉइंट के बीच में आपका ना पोटेंशियल जो है बॉस वो सेम है। ठीक है, पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकता, राइट। और इसी के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक रिलेशन बताया था कि यार मेरा पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है -E.dl 1 से 2। ठीक है, ये हो जाएगा V2 से 1, V2 माइनस V1 मतलब। और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, -dV/dr। ये दो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, दो रिलेशंस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं ये बोलूं कि यार मान लो मेरे को ना ऐसे ग्राफ दे दिया, अब समझो जरा सा बात, और मेरे को बोला कि बॉस ये ना इक्विपोटेंशियल लाइन है इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट की ना वैल्यू दे दिया कि इसका कोऑर्डिनेट 10 है, इसका कोऑर्डिनेट 20 है, इसका कोऑर्डिनेट 30 है, इसका कोऑर्डिनेट 40 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। और ये लाइन 10 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट की है, ये 30 वोल्ट की है, ये 40 वोल्ट की है। अब बोल रहा है बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, और आपको ये भी बोल दिया कि साहब ये जो है ना ये 30 डिग्री है। ठीक, अब पहले हम लोग देखते हैं एक चीज, समझो एक सही समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि यार अगर मान लो मेरा ये इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसे सीधी सीधी होती। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता, और मेरी इक्विपोटेंशियल लाइन सीधी सीधी होती, ये 10 वोल्ट होता, ये 20 वोल्ट होता, ये 30 वोल्ट होता, और ये कोऑर्डिनेट 10 होता, 20 होता, 30 होता। ठीक है, मान लो ये सेंटीमीटर में ऐसा होता। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर ए लिख लेते हैं। आप पहले इसको ऊपर वाले डायग्राम को बना लो, उसके साथ क्वेश्चन नंबर ए लिख लो या क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर इस ये टेढ़े वाले को फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे अगर पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मेरे पास क्या रिलेशन है, -ΔV/ΔR। या मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू -ΔV/ΔR। अब मैंने डेल्टा क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे को ये यूनिफॉर्म दिख रहा है भाई, ये 10 यूनिफॉर्म है, 20 यूनिफॉर्म है, मेरे को रिलेशन नहीं दे रखा, मेरे को पॉइंट्स की वैल्यू दे रखा है। समझो बात को जरा सा, मेरे को पॉइंट की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, -ΔV मतलब V2 माइनस V1 अपॉन ΔR मतलब R2 माइनस R1। तो -ΔV तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 V2 माइनस V1, किसी भी दो के बीच में निकाल लो, 20 माइनस 10, और नीचे क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 और इंटू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में था, मीटर में दो बदलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आपकी, -100 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। यही तो होगा। और यार ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसी आ रही है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अभी मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? सही किया, गलत किया, क्या किया, बताओ जल्दी। समझ में आया ये? हैंड रेस करके बताओ, जो हमने किया वो समझ में आया? फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, नहीं समझ में आया किसी को कुछ तो पूछ सकता है मेरे से अभी। ऋषल, स्वाति, यश, यश, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपसे बोर्ड लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। ठीक है, अब अगर मैं ये समझ में आ गया तो चलो बोलते हैं, अच्छा यार मान लो ये तो मेरा पॉइंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर ए था। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें ये लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, 30 डिग्री एंगल पे दे दिया। एंगल भी मेरे को दे रहा है 30 डिग्री। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? क्या चेंज आएगा? सर वो जो ई डॉट डीएल होता है उसमें cos 30 उसमें। मुझे तो ये पता है ना, डीवी बाई डी आर। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मतलब माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, आपको अभी अभी हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर ही आएगा। अब ये डिस्टेंस आपका है 10, लेकिन दोनों पोटेंशियल सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 साइन 30। समझ में आ रहा है? आर कौन सा डिस्टेंस है? दो पोटेंशियल सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। भैया रेडियस वेक्टर लेते हो ना, अलोंग द फील्ड लेते हैं ना हम तो इसको। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो पहले के क्वेश्चन में मेरा 10 लिया था हमने, अब मेरा क्या हो जाएगा? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हो जाएगा 20 माइनस 10, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 20 माइनस 10 इज 10, 10 साइन 30 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 10 कैंसिल, साइन 30 1/2, 200 हो जाएगा। 200 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। और माइनस साइन आपका डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, बस और कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस का आया होगा, क्वेश्चन है बहुत पहले। ठीक है, एससी वर्मा सॉल्व करोगे तो आपको उसमें ही मिल जाएगा, जो भी बुक सॉल्व करोगे उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर है? सर ये 10 sin 30 दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन का डिस्टेंस है। दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, 20 और 10 वोल्ट, या 30 और 20 वोल्ट, कुछ भी ले लो, कोई भी दो ले लो। उसके बीच का डिस्टेंस क्या लोगे? कैसे लोगे डिस्टेंस? ऐसा परपेंडिकुलर नापोगे ना, ये तो इनका मिनिमम डिस्टेंस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यही जो इनके बीच का परपेंडिकुलर है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएगा ना। तो आपको तो एक्सिस पर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। साइन थीटा निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपका? ये मिल जाएगा आपको 10 साइन 30। ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। आ रही बात समझ में? इक्विपोटेंशियल के क्वेश्चंस में अभी करवा रहा हूँ। ये समझ में आया? दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया? कैसे सॉल्व किया हमने? जैसा हैंड रेस करके बताओ फटाफट से बेटा, फटाफट फटाफट फास्ट। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
और एकदम इजी इजी बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं सब। पोटेंशियल बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना टफ लग रहा था पोटेंशियल उतना इजी लगेगा। ठीक है, अब इसको हटा दूं, नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट करते जाना, ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे ना हम लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही है। हो गया? आगे बढ़े? यस सर। अब ये आया था क्वेश्चन किसी जमाने में मेंस में बहुत पहले, तो अब ना 2019 में क्या किया उन्होंने, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया उन्होंने। उन्होंने ऐसा कुछ बनाया, 2019 मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ये 3 स्फेरिकल सरफेस बनाए, और बोला जी ये रेडियस जो है ना ये 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस जो है ये 20 सेंटीमीटर है, और ये जो सबसे लास्ट वाला रेडियस है ये 60 सेंटीमीटर है। पहला वाला जो है आपका वो 60 वोल्ट है, दूसरा वाला आपका 30 वोल्ट है, और चौथा वाला आपका 10 वोल्ट है। ठीक है, और आपसे बोला कि आप ना, ये बोला नहीं, ये मैं बोल रहा हूं निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या था वो मैं सबसे बाद में समझाऊंगा। ई ऑफ एफ आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर क्या होगा वो निकाल के बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा वो निकाल के बताओ। देखो, कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको सर्कुलर लाइन, एक चार्ज ये सेंटर में आपका कहीं चार्ज होगा, यहां से यहाँ कोई क्यू चार्ज होगा, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बॉस ये इक्विपोटेंशियल लाइन जो है आपकी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इक्विपोटेंशियल लाइन जो है आपकी, ये पॉइंट पॉजिटिव प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के चारों तरफ वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो स्फेरिकल होता है, वही दिख रहा है मुझे हिसाब से। तो यार वो पोटेंशियल क्या होता है जरा देखें, उसका फॉर्मूला क्या था साहब, उसका फॉर्मूला था Q/4πε0 r। अच्छा जी, अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये जो Q/4πε0 है ये तो कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई चार्ज तो सेंटर पे सेम है, और 4πε0 कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? V इंटू आर के बराबर होनी चाहिए, वोल्टेज इंटू डिस्टेंस। तो ये जो V इंटू आर है, क्या ये मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। तो यार पहले सरफेस ए के लिए देखते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ए के लिए देखो वोल्टेज कितना है 60, इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज कर लो 100, तो 6। ये ए पॉइंट पे तो मेरे को कांस्टेंट 6 मिल रहा है। अब बी पॉइंट पे कांस्टेंट क्या मिलेगा जरा देखते हैं। तो वोल्टेज कितना है आपका बी पॉइंट पे 30, इंटू डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 कर लो मीटर में, अगेन 6। सी पॉइंट पे क्या है आपका, वोल्टेज कितना है, टेन है,
और डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर है, 60/100 अगेन 6, यानी q बाई 4πε0 की वैल्यू कितना, यानी अगर मैं लिखूं v का फंक्शन v एट एनी डिस्टेंस r, v ऑफ r लिखूं v एट एनी डिस्टेंस r, तो क्या मिलेगा मुझे 6/r। तो e एट एनी डिस्टेंस r क्या मिलेगा मुझे, r/6 r/6 सॉरी। ना कैसी कैसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली यार। अरे पोटेंशियल क्या होता है, q बाई 4πε0r, किसी चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल ये होता है। तो वैसे ही पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, q/4πε0r²। तो ये क्या हो जाएगा 6/r² हो जाएगा, सिंपल। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में उसने वैल्यू निकालने नहीं बोली थी, तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। क्वेश्चन में 4 डायग्राम दिए थे और उसमें पूछा था कि बताओ कि सबसे करेक्ट कौन सा डायग्राम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो पॉइंट चार्ज वाली कंडीशन है यार, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसी बनेगी। एक डायग्राम उसमें से ये था, एक डायग्राम में ये लाइन इनवर्ट थी, ठीक है, एक डायग्राम में ये स्फीयर की जगह कुछ और ड्रॉ किया हुआ था। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा जो सरफेस है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, राइट। आ रही बात समझ में, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। आप ध्यान में रखोगे तो मेंस लेवल का हर क्वेश्चन बनेगा। मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दम नहीं होता, एनसीईआरटी से ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होते, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर रहना पड़ेगा। जैसे मैंने ये देखा, मुझे देखते ही याद आया कि अच्छा ये सर्कल है। अरे बॉस, अगर ये सर्कल है इसका मतलब क्या है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस बन रहा है। और स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल मुझे कब मिलता है, जब मेरा सेंटर में पॉइंट चार्ज होता है। और वोल्टेज फिर मैंने ध्यान से देखा, अच्छा ये वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब भैया मैंने को ये भी समझ में आ गया कि मेरा ये चार्ज पॉजिटिव है, तभी वोल्टेज डिक्रीजिंग मिलता है, अदरवाइज मुझे सरफेस इंक्रीजिंग मिलता है। इन सारी चीजों की एनालिसिस मैं आपको नोट्स में पहले ही लिखवा चुका हूं। अब बस वो एनालिसिस याद रखो, क्वेश्चन खटाखट बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने डिस्कस किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस पे, ठीक है। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एससी वर्मा नाउ, ठीक है। थोड़ा सा बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा।